यहाँ तक किसी नो को मैम। भी कोई भी प्रॉब्लम है? ठीक है, तो नो मैम। अब हम अपने थर्ड पॉइंट पे चलते हैं, यानी कि इंटर कल्चरल कम्युनिकेशन, यानी कि अंतर सांस्कृतिक संचार। ठीक है, तो अंतर सांस्कृतिक संचार क्या होता है, इसकी एक डेफिनेशन मैंने ऊपर लिखी हुई है। अंतर सांस्कृतिक संचार विभिन्न सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के लोगों के बीच मौखिक और अशाब्दिक बातचीत है। दूसरे शब्दों में यह दूसरी संस्कृति के लोगों के साथ संवाद करने की प्रक्रिया है। कहने का तात्पर्य है, यानी कि जैसे कोई पंजाबी है, ठीक है, और कोई महाराष्ट्रियन है, तो दोनों की ही लैंग्वेज में फर्क होगा। ठीक है, पंजाब वाले पंजाबी बोलेंगे और महाराष्ट्र वाले मराठी बोलेंगे। ठीक है, तो दोनों का जो संवाद है वो कैसा है, अलग अलग है। ठीक है, तो उनके बीच जब संवाद इत्यादि होता है तो वो अंतर सांस्कृतिक संचार कहलाता है, यानी कि इंटर कल्चरल कम्युनिकेशन। इतना क्लियर है सभी को? हम्म, तो जब संस्कृति यानी कि दो लोगों के बीच कम्युनिकेट होता है तो उसे हम इंटर कल्चरल कम्युनिकेशन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, इंटर कल्चरल बिजनेस कम्युनिकेशन में कई लोग तर्क देते हैं। ठीक है, अब तर्क से आप लोगों को पता ही है, यानी कि लॉजिक। ठीक है, लॉजिक देते हैं कि संस्कृति यह निर्धारित करती है कि व्यक्ति संदेशों को ऐसे एनकोड करते हैं, उन्हें संचारित करने के लिए वे किस माध्यम का चयन करते हैं। अब यहाँ पे बोल रहे हैं किस माध्यम का चयन करते हैं, तो माध्यम आप लोग शुरुआत से पढ़ते आ रहे हो, माध्यम क्या क्या होते हैं बताइए एग्जाम्पल के तौर पे। मीडियम में क्या क्या आएगा? ऑनलाइन मीडियम या फिर कैसे? ऑफलाइन मीडियम? दोनों ही बता सकते हैं, दोनों ही बताइए। ऑनलाइन मीडियम में तो गूगल मीट, जूम वगैरह आ जाएगा। ऑफलाइन मीडियम में? ऑफलाइन मीडियम में कागज आ जाएगा। हम्म, पेपर, पेन, ब्लैक बोर्ड, व्हाइट बोर्ड, है ना, ये सब। जी। ठीक है, तो ये सारे आपके मीडियम है, जिस मीडियम से आप पढ़ाई कर रहे हैं या आप सीख रहे हैं उसे हम माध्यम कहते हैं, यानी कि मीडियम। ठीक है, नेक्स्ट कह रहे हैं करते और संदेशों की व्याख्या किस तरह से की जाती है। ठीक है, तो कम्युनिकेशन, इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन में किस तरीके से हम उसे संचारित करते हैं और किस माध्यम का यूज करते हैं और उनके संदेशों को एक्सप्लेन कैसे करते हैं, हम ये आगे देखेंगे। नेक्स्ट कह रहे हैं भाषा के अलावा, यानी कि जो भी आप लैंग्वेज प्रयोग कर रहे हो, तो जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को बताया कि पंजाब का कोई है तो वो पंजाबी बोलेगा और महाराष्ट्र का कोई है तो मराठी बोलेगा। ठीक है, तो उन भाषाओं के अलावा इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन सामाजिक विशेषताओं, विचार पैटर्न और लोगों के विभिन्न समूहों की संस्कृतियों पर भी केंद्रित है। कहने का तात्पर्य ये है कि आपका जो ड्रेसिंग होता है, हर समाज का एक अलग ड्रेसिंग पैटर्न होता है। ठीक है, तो उससे भी एक कम्युनिकेशन का ही वो प्रकार हो जाता है। लेकिन वो कैसा कम्युनिकेशन का प्रकार हो जाता है? अंतर सांस्कृतिक संचार। ठीक है, मतलब संस्कृति को अपनाते हुए जो संचार किया जाए, यानी कि जैसे आप लोग देखते हैं थोड़ा सा ड्रेसिंग कोड्स भी सबके अलग अलग होते हैं, है ना, तो उसमें भी उसका ही इसके अंतर्गत विश्लेषण किया गया है। तो कह रहे हैं कि आगे संस्कृतियों के ऊपर केंद्रित है, इसमें अन्य देशों के लोग विभिन्न संस्कृतियों, भाषाओं और रीति रिवाज को समझना भी शामिल है। ठीक है, अब देखिए हर कंट्री का एक कल्चर अलग है। ठीक है, और एक स्टेट का भी कल्चर अलग है। जैसे यूपी का कल्चर अलग है,
महाराष्ट्र का अलग है, छत्तीसगढ़ का अलग है, मध्य प्रदेश का अलग है, पंजाब का अलग है। तो हर जगह का बोलने की भाषा हो या वहाँ के रीति रिवाज हो या वहाँ का संस्कृति प्रोग्राम हो, वो सारी चीजें ही अलग अलग यानी कि विभिन्नताएं उनमें पाई जाती हैं। तो वो भी एक कम्युनिकेशन के अंतर्गत ही आता है। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे कह रहे हैं इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन सामाजिक विज्ञान जैसे मानव विज्ञान, सांस्कृतिक अध्ययन, भाषा विज्ञान, मनोविज्ञान और संचार अध्ययन में एक भूमिका निभाता है। अब देखिए, आप जब किसी को ड्रेसिंग कोड में देखते हैं, जैसे मैंने एक एग्जाम्पल पहले भी दिया था कि यदि कोई व्यक्ति कुछ बोले नहीं, ठीक है, और सिर्फ आपके सामने पगड़ी बांध करके आ जाए, तो पगड़ी उसके सिर पर देखते ही आप उसको क्या समझ जाएंगे कि वो क्या है, पंजाबी है। ठीक है। तो एक इंसान का ड्रेसिंग कोड यानी कि वो जो धारण किया हुआ है या जिस तरीके से उसने अपना पहनावा पहना हुआ है, उससे भी हम कम्युनिकेट करते हैं। ठीक है। हम लोगों ने नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में पढ़ा था ना, तो उसी से ही यहाँ पर रिलेट किया गया है। नेक्स्ट कह रहे हैं इंटरकल्चरल इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन को अंतरराष्ट्रीय व्यवसायों का आधार भी कहा गया है। ठीक है। अब जैसे हम यहाँ पे इंडिया में बाहर के लोग आते हैं, तो यहाँ का कल्चर अपनाते हैं, साड़ी पहनते हैं, है ना, इत्यादि जो भी यहाँ पर ड्रेसेस हमारी संस्कृति में है, लहंगा चुन्नी इत्यादि उनका प्रयोग करते हैं। तो ये अंतरराष्ट्रीय व्यवसायों का भी आधार होता है। ठीक है। और कई क्रॉस सांस्कृतिक सेवा प्रदाता इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन स्किल के विकास में सहायता भी करते हैं और अंतर संचार कौशल के विकास का एक बड़ा हिस्सा अनुसंधान भी है। ठीक है। अनुसंधान यानी कि रिसर्च। ठीक है। तो बहुत सारे जैसे हम दूसरी कंट्री में जाते हैं, तो वहां पे जैसे मान लीजिए वो लोग जो भी खाते हैं या जिस तरीके से पहनावा ड्रेसिंग सेंस होता है उनका, वो उस चीज पे हम रिसर्च करते हैं कि वो ऐसे कपड़े क्यों पहनते हैं या वो ये चीज क्यों खाते हैं या वहाँ का इन्वायरमेंट ऐसा क्यों है। तो ये अनुसंधान के अंतर्गत आ जाता है, आपका रिसर्च के अंतर्गत आ जाता है। तो इसी तरीके से वो इंडिया का भी रिसर्च करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है आपका इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन एक तरह से समान शर्तों पर अन्य भाषाओं के बोलने वालों के साथ बातचीत और उनकी पहचान का सम्मान करना है। ठीक है। मतलब ये नहीं है कि यदि वो दूसरी कंट्री से आए हैं या दूसरे स्टेट से आए हैं, तो हम उनकी भाषा का अपमान करें, हम उनके रहन सहन के तरीके का अपमान करें। हमें उसे अडॉप्ट करना चाहिए। ठीक है। मतलब यानी कि हमें उनको सम्मान की मतलब सम्मान के नजरिए से देखना चाहिए। ठीक है। उनसे घृणा नहीं करनी चाहिए या उनको उनसे हीन भावना से नहीं देखना चाहिए। ठीक है। उनकी भाषा, उनकी बोली, उनकी संस्कृति इत्यादि का सम्मान करना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है दृष्टिकोण, अप्रोच। देखिए, किसी भी कम्युनिकेशन करने के लिए दृष्टिकोण बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है। जैसे कि सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर दिया हुआ है स्वदेशी दृष्टिकोण। स्वदेशी दृष्टिकोण क्या है? तो विभिन्न संस्कृतियों के अर्थ को समझने की कोशिश करना। ठीक है। यानी कि जो भी आ, एक तरीके से कह सकते हैं कि जो पहनावा कल्चर की ही बात यहाँ पर बार-बार कर रहे हैं कि जो कल्चर पंजाब का है, वो मराठियों से अलग है। ठीक है। फिर मराठियों के अलावा छत्तीसगढ़ का पहनावा अलग है। ठीक है। तो उनमें डिफरेंट होता है एक। तो स्वदेशी दृष्टिकोण होना चाहिए आपका। ये नहीं कि हम इसको अडॉप्ट करेंगे और इसे हम अडॉप्ट नहीं करेंगे, तो हमें स्वदेशी दृष्टिकोण अपना रखना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है आपका सांस्कृतिक दृष्टिकोण।
सांस्कृतिक दृष्टिकोण कहने से क्या तात्पर्य है? यानी कि स्वदेशी दृष्टिकोण के समान ही है। हालांकि सांस्कृतिक दृष्टिकोण भी एक व्यक्ति के समाज शास्त्रीय संदर्भ पर केंद्रित है। ठीक है, वो किस तरीके के समाज में रहता है, वो किस तरीके से बिहेवियर करता है, किस तरीके से अपनी संस्कृति को डील करता है, वो इत्यादि इसके सांस्कृतिक दृष्टिकोण के अंतर्गत आ जाता है। नेक्स्ट है क्रॉस सांस्कृतिक दृष्टिकोण। अब क्रॉस कल्चरल अप्रोचेस क्या है? तो क्रॉस सांस्कृतिक वैधता और समानता का अनुभव करने के लिए दो या अधिक संस्कृतियों पर ध्यान केंद्रित करता है। यानी कि इसमें सिर्फ एक ही संस्कृति को हम लेकर के नहीं चलते। ठीक है, इसमें दो संस्कृति भी हो सकती हैं या दो से ज्यादा भी हो सकती हैं। इसीलिए यहाँ पर हम क्रॉस सांस्कृतिक दृष्टिकोण के नाम से जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका बैरियर्स फॉर क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन। अब इसमें बाधाएं क्या क्या आती हैं? तो बाधाओं के लिए अंतर संचार सांस्कृतिक के लिए जो बाधाएं आती हैं, उनमें सबसे पहले है प्रजाति केंद्रिता। ठीक है, प्रजाति केंद्रिता क्या है? तो जातीयतावाद तब होता है जब हम स्पष्ट रूप से हमारे काम करने के तरीके पर विश्वास करते हैं और चीजों को देखना सही और एकमात्र तरीका चीजों को देखने के लिए सही और एकमात्र तरीका यही है कि परिणाम स्वरूप हम उन नकारात्मक व्यवहारों का आकलन करते हैं। ठीक है, यदि हम नकारात्मक व्यवहारों का आकलन करेंगे तो हमारे जो देखने का दृष्टिकोण है वो अपने आप ही बदल जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए हमें नकारात्मक नहीं देखना चाहिए। ठीक है, बहुत सारे लोग होते हैं कि ये मतलब ऐसी हीन भावना उनके अंदर आ जाती है कि हम उनके कल्चर को क्यों अपनाएं, क्यों हम अपना कल्चर छोड़ें। ऐसा कुछ लोगों में दृष्टिकोण होता है। ठीक है, फिर आगे कह रहे हैं जो हमारी विश्व दृष्टि के अनुरूप नहीं है। ठीक है, जाहिर सी बात है कि यदि आप किसी को अपनाना नहीं चाहेंगे तो वहां पर आपका हीन भावना उत्पन्न होगा और हीन भावना से आपकी जो सामाजिक बिहेवियर है वो चेंज होगा। तो ये सारी बाधाएं इसके अंतर्गत आती हैं। ठीक है, नेक्स्ट कह रहे हैं रूढ़िबद्धता, यानी कि अब आप रूढ़िवादी हैं। ठीक है, तो रूढ़िवादी से क्या तात्पर्य है? तो किसी विशेष प्रकार का व्यक्ति कैसा है इस बारे में एक निर्धारित विचार रखना, विशेष रूप से एक विचार जो गलत है। ठीक है, उसे रूढ़िबद्धता कहते हैं। रूढ़िबद्धता से तात्पर्य आप यहाँ पे सिंपल एक एग्जांपल लीजिए। जैसे आप वाराणसी घूमने गए, ठीक है, काशी। तो वाराणसी घूमने गए और वहां पे आपकी मुलाकात किसी एक गलत व्यक्ति से हो गई। ठीक है, गलत व्यक्ति से हो गई, उसने आपको पैसों की हानि की, आपकी मान हानि की, आपको मेंटली डिप्रेस्ड किया। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम आपकी उसके पीछे उसके लिए थिंकिंग क्या बन जाएगी कि वाराणसी के लोग ऐसे ही होते हैं, है ना? वो मेंटली डिप्रेस्ड करते हैं, वो अच्छे नहीं होते। तो आपकी क्या हो जाएगी, उनके प्रति एक निर्धारित विचार हो जाएगा जिसको लेकर के आप उसे बदलना नहीं चाहेंगे। और नेक्स्ट टाइम यदि आप कभी भी किसी वाराणसी से आए हुए व्यक्ति से मिलेंगे तो उसके प्रति आपका विचार कैसा होगा? निगेटिव होगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इसी को हम रूढ़िबद्धता कहते हैं। यानी कि एक बार यदि आपका कोई विचार किसी के प्रति बन गया तो फिर वो आजीवन नहीं चेंज होता है। नेक्स्ट है भेदभाव। ठीक है, भेदभाव क्या है? तो दो व्यक्तियों अथवा वस्तुओं के बीच के अंतर को समझने में समर्थ होने की स्थिति और विवेकशीलता, समझदार, अच्छे बुरे और अंतर करने की योग्यता। ठीक है, कहने का तात्पर्य यह है भेदभाव, यानी कि आप जब दो संस्कृतियों के बीच भेदभाव करने लगते हैं। ठीक है, अरे ये हिंदू है, ये मुस्लिम है ना? तो भेदभाव नहीं करना चाहिए।
तो ये सारी यहाँ पे बैरियर्स हैं आपके, मतलब ये सब आपको कम्युनिकेट करने में दिक्कत लाते हैं, ठीक है? कौन से कम्युनिकेट करने में? तो अंतर सांस्कृतिक संचार, यानी कि इंटर कल्चरल कम्युनिकेशन, ठीक है? नेक्स्ट है आपका फोर्थ पॉइंट, पूर्वाग्रह, ठीक है? अब पूर्वाग्रह क्या होता है? तो किसी व्यक्ति या वस्तु के प्रति प्रबल नापसंदगी या अविश्वास, विशेषता उसकी जाति, धर्म या लिंग के कारण पूर्वाग्रह, ठीक है? अब पूर्वाग्रह क्या होता है? जैसे कुछ लड़कियां, ठीक है, कुछ फीमेल्स मेल्स से नफरत करती हैं, ठीक है? कुछ फीमेल्स मेल्स से नफरत करती हैं, तो उनका पूर्वाग्रह क्या है कि मेल जो होते हैं वो खराब होते हैं, ठीक है? या मेल का ऐसा पूर्वाग्रह है कि फीमेल जो होती हैं वो खराब होती हैं, ठीक है? तो इस तरह की जो धारणा होती है किसी के प्रति या किसी वस्तु के प्रति या किसी इंसान के प्रति या किसी धर्म के प्रति या किसी जाति के प्रति, तो वो पूर्वाग्रह होता है, ठीक है? यहाँ पर हम जाति भी ले सकते हैं। यहाँ पे तो मैंने व्यक्तियों का बता दिया, जैसे मेल और फीमेल। यहाँ पे आप जाति में ले सकते हो, जैसे कुछ लोग बोलेंगे कि पंजाबी लोग बड़े खराब होते हैं, है ना? कुछ लोग बोलेंगे मुस्लिम लोग बड़े खराब होते हैं, कुछ लोग बोलेंगे हिंदू लोग बड़े खराब होते हैं, तो वो पूर्वाग्रह होता है। यानी कि उनकी ऐसी धारणा ही बनी हुई है कि ये व्यक्ति खराब है, मतलब या ये जाति खराब है, ऐसा, ठीक है? नेक्स्ट है आपका मूल्य संघर्ष, ठीक है? तो मूल्य संघर्ष क्या है? तो मूल्य संघर्ष कथित या वास्तविक असंगत विश्वास प्रणालियों के कारण होता है। यानी कि आपने जो भी कुछ कहा या जो भी आपकी वास्तविक असंगत है, उसके जो विश्वास है उसके कारण होता है। जैसे मान बताते हैं कि अच्छा या बुरा, है ना? जैसे आप किसी भी चीज के विषय में अच्छा या बुरा धारणा बना लेते हो, या फिर जैसे सही या गलत ऐसी धारणा बना लेते हो, या उचित या अन्यायपूर्ण, तो ये सारी आपकी मूल्य संघर्ष के अंतर्गत आ जाती हैं। तो विभिन्न मूल्यों के कारण संघर्ष की आवश्यकता नहीं है। लोग विभिन्न मूल्य प्रणालियों के साथ समदाव में रह सकते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि यदि किसी के अंतर्गत मूल्य और संघर्ष इत्यादि की जैसी भावनाएं उत्पन्न हो जाती हैं, तो वो सही प्रकार से अपनी जो मूल्य संघर्ष प्रणाली है उसका प्रयोग नहीं कर पाते, और ये भी आपका बाधाओं के अंतर्गत पॉइंट है, ठीक है? नेक्स्ट है आपका क्लासरूम इफेक्टिव कम्युनिकेशन, ठीक है? तो उस पॉइंट में हमने देखा था वहां पर जो इंटरकल्चरल संचार था, यानी कि कम्युनिकेशन था। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्लासरूम इफेक्टिव कम्युनिकेशन था, कक्षा संप्रेषण, ठीक है? तो कक्षा संप्रेषण के अंतर्गत क्या है? तो कक्षा का कक्षा शिक्षण प्रक्रिया एक तरह का संचार है, ठीक है? कक्षा के अंतर्गत जो भी शिक्षण प्रक्रिया की जाती है वो क्या है? एक संचार है, जिसमें दो पक्ष होते हैं। कौन कौन से? पहला विद्यार्थी, दूसरा शिक्षक, ठीक है? और इसमें मुख्य कौन होता है? तो शिक्षक, ठीक है? जिसमें मुख्य भूमिका जो है वो शिक्षक निभाता है, जो संवाददाता होता है, और विद्यार्थी क्या होता है? संवाद ग्रही। देखिए, ये कुछ कुछ शब्दों का आप वो कर लीजिए, कि संवाददाता यानी कि जो बोल रहा है, संवाद ग्रही यानी कि जो संवाद को ग्रहण कर रहा है या सुन रहा है, ठीक है? इसी के लिए एक और शब्द आया था, प्रेषक और प्रापक। तो प्रेषक किसे कहते हैं, प्रापक किसे कहते हैं? बताइए, इससे पहले एक दो शब्द आए थे। प्रापक विद्यार्थी, हाँ, और प्रेषक? शिक्षक। प्रेषक शिक्षक, ठीक है, बहुत बढ़िया। फिर आगे कह रहे हैं, इसलिए कहा जाता है इसलिए कहा जाता है कि कक्षा के क्रियाकलाप में भी संचार प्रक्रिया शामिल है, ठीक है? यानी कि कक्षा के अंतर्गत जो भी क्रियाकलाप हो रही है, उसमें कौन शामिल है? संचार, ठीक है?
जहां विचारों और सूचनाओं का आदान प्रदान किया जाता है। कक्षा के संचार प्रक्रिया में निम्नलिखित 4 तत्व शामिल हैं, जो निम्नलिखित हैं। तो अब यहाँ पे कौन कौन से तत्व बताए गए हैं? पूछना, कहना, सुनना और समझना, यानी कि अंडरस्टैंडिंग। ठीक है। तो पूछना, पूछने से यहाँ पर क्या तात्पर्य है? तो कोई भी शिक्षक हो, तो कोई भी आपको डाटा पढ़ाएगा या कोई भी विषय पढ़ाएगा, तो फिर वो आपसे क्या करेगा? प्रश्न पूछेगा। सॉरी। नेक्स्ट है कहना। कहने से क्या तात्पर्य है? कोई भी यदि विषय वो आपको पढ़ा रहा है, तो उससे रिलेटेड कुछ भी, यानी जैसे आपसे उसने प्रश्न किया, तो आप उसका क्या करोगे? टेल, यानी कि उसको आंसर दोगे। ठीक है। फिर सुनना, सुनना यानी कि यदि कोई व्याख्या चल रही है या कोई सेमिनार चल रहा है, तो वहां पर जो भी व्याख्या करता आएंगे, उसके अकॉर्डिंग आप क्या हो जाते हो? सुनना, यानी कि उस वो भी आपके क्लासरूम के अंतर्गत ही आ जाता है। या ये भी कर सकते हैं कि कक्षा में जैसे विषय का अध्ययन कराया जाता है, तो वहां पर सुनना इत्यादि। ठीक है। नेक्स्ट है आपका समझना, यानी कि अंडरस्टैंडिंग। तो जो भी आपको सिखाया जा रहा है, जो भी आपको समझाया जा रहा है, आप उसको क्या कर रहे हो? अंडरस्टैंड कर रहे हो। जैसे कि अभी इस क्लासरूम में भी आप यही चारों पॉइंट्स कर रहे हो। ठीक है। नेक्स्ट, कक्षा में प्रभावी संचार के लिए आवश्यक तत्व। अब कौन कौन से ऐसे तत्व हैं जो कक्षा को इफेक्टिव बनाते हैं? यानी कि ऐसी हम कौन कौन सी चीजों को यूज कर सकते हैं जिनसे जो मैं आपको संचार, आपके साथ जो संचार कर रही हूँ या जो भी उद्देश्य आपके साथ रख रही हूँ, वो मैं कंप्लीट कर सकूं। उसके लिए यहाँ पर इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या क्या होने चाहिए? तो कह रहे हैं कि शिक्षक को अपने विषय में पूर्ण ज्ञान हो। ठीक है। यानी कि जो भी शिक्षक पढ़ा रहा है, उसका पूर्ण ज्ञान होना आवश्यक है। ठीक है। नेक्स्ट कह रहे हैं शिक्षक को विद्यार्थी के बौद्धिक स्तर के अनुसार वार्तालाप करना चाहिए। यानी कि आपका जो भी इंटेलेक्चुअल लेवल है, उसके अकॉर्डिंग ही हमें बात करनी चाहिए, उससे अदर नहीं। नेक्स्ट कह रहे हैं शिक्षक का दृष्टिकोण भी सकारात्मक हो। अब ये नहीं हो कि शिक्षक बोले कि अरे तुमसे नहीं होगा, तुम कुछ नहीं कर पाओगे, तुम नेट क्वालिफाई नहीं कर पाओगे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। उसका जो भी बिहेवियर हो वो पॉजिटिव वे में होना चाहिए। नेक्स्ट कह रहे हैं शिक्षक को अपने गुण तथ्यों को समझाने के लिए सहायक सामग्रियों का उपयोग किया जाना चाहिए। मतलब मैं जो भी आपको तथ्य समझा रही हूँ, जो भी आपको मटेरियल समझाने की कोशिश कर रही हूँ, उसके लिए क्या होना चाहिए? सहायक सामग्री, जो भी एलिमेंट्स वगैरह लगते हैं वो होने चाहिए। जैसे आप लोगों ने कभी-कभी देखा होगा कि मैं आप लोगों को थोड़ा-सा डायग्राम बना करके समझाती हूँ। जैसे अभी स्टार्टिंग में ही हमने ब्लूम वो स्तर पढ़े थे शिक्षण के। तो यहाँ पे मैंने ऐसे डायग्राम बनाया था। नेक्स्ट यहाँ हमने लिखा था टीचर, देन स्टूडेंट और देन सिलेबस, है ना? ऐसे करके ये 3 स्तर यहाँ पे मैंने पढ़ाए थे ना आप लोगों को टीचिंग में। तो मैम हाँ, इन्हीं को ही जो है टीचिंग एप्टीट्यूड में जो है टीचिंग एड्स कहा हाँ, गया है। यहाँ पे जिनकी हाँ, बात हो रही है टीचिंग ना, एड्स वो भी बोल टीचिंग सकते हैं एड्स की उनको। बात है। हाँ, तो हम्म। इस तरीके से जो भी आपकी एलिमेंट्स, जो भी आपको ज़रूरत है, डायग्राम हो गए या बोर्ड पे कोई चीज़ समझाने वाली हो गई, तो वो सारे आपके सामग्री के अंतर्गत ही आते हैं। ठीक है? नेक्स्ट है आपका कक्षा का वातावरण अनुकूल और प्रजातांत्रिक हो। ठीक है? यानी कि फ्रेंडली हो। आप कोई भी मुझसे क्वेश्चन पूछ सको। ऐसा ना हो पता चला आप भय के कारण मुझसे कुछ पूछ ही ना पाओ कि हाँ, नहीं मैम मुझे डाँट देंगी या मेरी बेइज़्ज़ती हो जाएगी, इत्यादि नहीं होना चाहिए। टीचर को क्लासरूम का अ, वातावरण यानी कि एनवायरनमेंट जो है वो बहुत ही फ्रेंडली रखना चाहिए। ठीक है। लेकिन हाँ, एक टीचर और एक स्टूडेंट के बीच एक मर्यादा होती है, तो उसे भी हमें ध्यान में रखना चाहिए, उसका हमें उल्लंघन नहीं करना चाहिए। ठीक है। यदि आपके साथ टीचर, मैंने अक्सर देखा है, यदि
टीचर आपके साथ फ्रेंडली होते हैं, तो फिर बच्चे उनकी अहमियत नहीं करते। मतलब उनको जिस लेवल तक उन्हें रिस्पेक्ट देनी चाहिए, वो नहीं देते। तो ये नहीं करना चाहिए। आगे आप लोग भी टीचर्स बनोगे, तो उसके लिए मैंने थोड़ा-सा एक्सप्लेन किया। नेक्स्ट है, छात्रों को कक्षा में अपना विचार रखने की अनुमति हो, ठीक है? अब ऐसा नहीं कहना चाहिए, ऐसा ना कर दे टीचर कि नहीं, जो पूछना है बाद में पूछना, अभी नहीं। तो ये नहीं होना चाहिए। उन्हें उनके विचार और जो भी उनसे रिलेटेड है, जैसे आप लोग देखते हो कि मैं आपसे कभी-कभी कोई टॉपिक दे कर के आप लोगों को बोलती हूँ कि आप इसके विषय में बताइए, आपको क्या-क्या पता है ना? जैसे सेकंड पेपर की क्लास हमारी होती है, तो हम कोई भी विषय लेकर के मैं बोलती हूँ कि किसको क्या-क्या पता है। ऐसा पूछती हूँ ना आप लोगों से? तो जी। हाँ, तो विचारों को रखने की अनुमति होनी चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे पॉइंट कह रहे हैं कि छात्रों के अनुकूल शिक्षण विधि का उपयोग और शिक्षक द्वारा किया जाना चाहिए, ठीक है? जो भी शिक्षण विधि है, टीचिंग मेथड जो भी है, चाहे वो रिटन हो, चाहे वो ओरल हो, चाहे वो पीपीटी प्रेजेंटेशन हो, चाहे वो एमएस एक्सेल पे हो या एमएस वर्ड पे हो, जो भी आप प्रयोग कर रहे हैं, वो शिक्षक और विद्यार्थी दोनों के ही अनुकूल होना चाहिए, ठीक है? नेक्स्ट कह रहे हैं, शिक्षक का छात्रों के अभिभावक के साथ शिक्षक का अच्छा संबंध हो, ठीक है? यानी कि जो पेरेंट्स होते हैं, उनके साथ भी शिक्षक का अच्छा संबंध होना आवश्यक है, ठीक है? नहीं तो बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स होते हैं जो टीचर्स पे विश्वास नहीं करते, ठीक है? टीचर पे विश्वास इन द सेंस, फिर वो स्टूडेंट को ये थोड़ा-सा गाइडेंस में रखते हैं अलग, तो वो नहीं होना चाहिए। मतलब टीचर पर उन्हें इतना विश्वास होना चाहिए कि मेरे बच्चे को टीचर ही ज़्यादा अच्छे से पढ़ा सकता है, गाइडेंस यानी इनके जो बाहर से ट्यूशन इत्यादि उसका नीड नहीं है। तो ये भी एक अ अभिभावक के साथ रिलेशन के विषय में बताता है, ठीक है? नेक्स्ट है आपका, शिक्षक को अपने पाठ में नवीन तथ्यों का समावेश किया जाना चाहिए। मतलब जो भी न्यू फैक्ट्स हैं, उनको रखना चाहिए। अब देखिए, जैसे आप लोग देख लेंगे बच्चे लोग जो होते हैं, तो यदि उनको आप बच्चे लोगों को यदि आप कोई पैराग्राफ टाइप का पढ़ाएँगे तो बच्चे बोर होने लगते हैं, ठीक है? तो उनमें न्यू फैक्ट्स यानी कि उनको थोड़ा-सा इमेजिनेशन या आप प्रोजेक्टर की मदद से थोड़ा मूवी टाइप बना कर के दिखाने से वो थोड़ा-सा अट्रैक्ट भी होते हैं और नई चीज़ों को सीखने के लिए अग्रसर भी होते हैं। क्लियर है यहाँ तक सभी को? जी। हुँ, जी। ठीक है। अब प्रभावी संचार की विशेषताएँ। तो कौन-सी विशेषताएँ हैं, उनको भी हम एक बार देख लेते हैं। तो संचार का उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए। मतलब यानी कि आप जिस भी लक्ष्य को लेकर के यहाँ पर बता रहे हैं, उसका जो भी उद्देश्य है, वो स्पष्ट होना चाहिए। उसमें ये नहीं हो कि हमने टॉपिक में तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन लिखा है और हम बता कल्चरल कम्युनिकेशन के बारे में रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब जो भी आपका टॉपिक है उससे अलग नहीं होना चाहिए और जो भी उसका उद्देश्य है उससे भिन्न नहीं होना चाहिए, ठीक है? नेक्स्ट कह रहे हैं, संचार की भाषा बोधगम्य हो, यानी कि जिस भी भाषा में आप संचार कर रहे हैं वो कैसी हो? आपको आती हो, सरल, आसानी से समझ में आने वाली होनी चाहिए। यानी कि इतनी भी डिफिकल्ट नहीं होनी चाहिए कि जो सामने वाला व्यक्ति है उसको समझ में ही ना आए कि ये क्या पढ़ा रहे हैं। तो ये नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है, संचार यथासंभव स्पष्ट एवं सभी आवश्यक बातों से युक्त होना चाहिए। मतलब जितना भी हम संचार कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं, वो पूरा क्लियर होना चाहिए। उसमें कोई भी मिलावट चीजें नहीं होनी चाहिए और सभी आवश्यकताओं बातें यानी कि जो भी आपके रिलेवेंट टॉपिक हैं, जिन टॉपिक से आपके क्वेश्चंस आते हैं, वो सारी मतलब जितने भी फैक्ट्स हैं वो सारे इसमें होने चाहिए।
नेक्स्ट कह रहे हैं संचार प्राप्तकर्ता की प्रत्याशा के अनुरूप होने चाहिए। ठीक है, आपकी जो भी प्रत्याशा है उसके ही अनुरूप होना चाहिए। ये नहीं कि आपको समझ में कुछ और आता है, दिया आपको यहाँ पर कुछ और जा रहा हो। नेक्स्ट कह रहे हैं संचार यथा समय अर्थात सही समय पर होना चाहिए। अब सही समय से यहाँ पर क्या तात्पर्य है? सही समय से तात्पर्य ये है कि जैसे मान लीजिए कि आपका एग्जाम जो है वो कब है? 10 जून। जो आपकी एनटीए ने डेट डिसाइड की है वो कब है? तो 10 जून। और मैंने आपको क्या किया, आपकी जैसे 10 यूनिट्स हैं फर्स्ट पेपर में, तो मैं अभी आपको तीसरी यूनिट पढ़ा रही हूँ और पता चला कि आपका 1 जून तारीख आ गई और मैं अभी तक आपको केवल तीसरी ही यूनिट पढ़ा रही हूँ। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका आपके एग्जाम से पहले ही आपके 10 यूनिट्स कंप्लीट हो जाने चाहिए। तो यथा समय यानी कि जो भी हम संचार कर रहे हैं, जो भी लक्ष्य बना के चल रहे हैं, वो सही समय पर होना चाहिए। और यहाँ पर आप अपने लौकिक जीवन से भी यहाँ पर उदाहरण को जोड़ सकते हैं। नेक्स्ट है आपका संचार करने से पूर्व परस्पर विश्वास स्थापित करना आवश्यक है। देखिए, अब यहाँ पर विश्वास की बात क्यों कही गई है? ये देखिए, मैं जैसे आपसे बहुत बार बोलती हूँ कि बहुत सारे लोगों को टीचर्स पर विश्वास नहीं होता कि ये हमें जो पढ़ा रहे हैं ये उपयोगी है कि नहीं है, ये हमें जो पढ़ा रहे हैं ये सही है कि गलत पढ़ा दे रहे हैं। तो ये सारे मनोभाव हमारे अंदर आते हैं जब हम लॉजिकल जीने लगते हैं, ठीक है? तो ये सारी बातें आती हैं हमारे अंदर। तो हमें उस पर क्या होना चाहिए? विश्वास होना चाहिए, ताकि हम जो चीज़ सीख रहे हैं, वो गलत ना सीखें, ठीक है? यहाँ पर अब आपका आ जाता है पॉइंट 3, ठीक है? पॉइंट 2 जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन था, ये आपका कंप्लीट हो गया है। यहाँ तक किसी को कोई समस्या है? हुँ? नो मैम। और लोगों को? हुँ, नहीं दीदी। ठीक है। तो नेक्स्ट आपका पॉइंट 3 है बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। अभी तक हमने इफेक्टिव कम्युनिकेशन पढ़ा था। अब उसके अंतर्गत जो भी बैरियर्स आते हैं, जो भी अवरोध आते हैं, तो उसके विषय में पढ़ेंगे। कोई थोड़ा-सा यदि बता सकता है बैरियर्स के बारे में तो बता दें, यदि किसी को पता हो। थोड़ा-सा नॉलेज है किसी को? बैरियर्स क्या होते हैं? हुँ? मैम, बैरियर्स वो होते हैं जैसे जैसे हम मतलब रुकावट या मतलब कम्युनिकेट, जब हम किसी से बात कर रहे हो तो बीच में अड़चन आना, जैसे हम दो लोग आपस में बात कर रहे हैं तो बीच में आके बार बार कोई तीसरा रोक कर रहा है, जिसको हम नॉइस भी बोलते हैं टेक्निकल वे में, पीछे हमने पढ़ा भी था। हुँ। तो ये होता है मैम। हाँ, ठीक है। जब हम किसी से के साथ अपने विचारों का आदान-प्रदान कर रहे हैं और उस समय यदि कोई अवरोध आ जाए या कोई शोर आ जाए, ठीक है? अब जैसे कहने यहाँ पे देखिए एक डायग्राम भी बना हुआ है। एक व्यक्ति उस साइड खड़ा है और दूसरा व्यक्ति इधर माइक लेकर के खड़ा है, ठीक है? अब मान लीजिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है और ये व्यक्ति माइक से चिल्ला रहा है, तो क्या आपके कान तक आवाज़ पहुँचेगी? नहीं पहुंचेगी, है ना? तो वही बैरियर्स हैं, ठीक है? जब आप तक जो विचार पहुंचाए जा रहे हैं या जो भी आप तक ज्ञान पहुंचाया जा रहा है, वो यदि आप तक ना पहुंच पाए, तो उसको हम बैरियर्स का नाम दे देते हैं, यानी कि अवरोध का नाम दे देते हैं। और वो किसी भी रूप में हो सकता है, या तो वो मीडियम के रूप में हो सकता है, या वो व्यक्ति के रूप में हो सकता है, या शारीरिक रूप में हो सकता है, या मानसिक रूप में हो सकता है। आपने देखा होगा यदि आपके कहीं भी किसी भी अंग में चोट लग जाए, तो आपका ध्यान उधर ही रहता है। आप जो सीखने आए हो वो नहीं सीख पाते हो। ऐसा होता है या नहीं होता है? तो जी दीदी। वो भी एक बैरियर ही है, ठीक है? चलिए हम आगे देखते हैं कि बैरियर्स होते क्या हैं। तो देखिए, यहाँ पे प्रभावी संचार की बाधाएं,
ठीक है। तो प्रभावी संचार की बाधाओं के अंतर्गत क्या है? संचार प्रक्रिया में बाधा एक प्रकार का अवरोध है, ठीक है। अवरोध यानी कि नॉइस या फिर बैरियर, जो भी आप कह सकते हैं, जो संदेश के प्रभाव को कमजोर या विकृत कर देता है। क्या कर देता है? कमजोर या विकृत कर देता है। विकृत यानी कि डिस्ट्रॉय कर देता है, ठीक है। तो और कमजोर कहने से क्या तात्पर्य है? यानी कि जो हम सही बात आप तक पहुंचा रहे हैं वो पूरी बात आप तक नहीं पहुंच पाती। किसके कारण नहीं पहुंच पाती? अवरोध यानी कि बैरियर के कारण, ठीक है। तो यहाँ पे आगे कह रहे हैं, परिणामतः संदेश को ग्रहण करने में या उसके अर्थ को समझने में प्रापक को तथा समझाने में संचारक को परेशानी होती है। अब देखिए, यहाँ पे बोल रहे हैं ग्रहण करने में या उसके अर्थ में, अर्थ को समझने में। अब अर्थ को समझने में आप एक एग्जाम्पल ऐसे ले सकते हो। अब ये जो आपको बाइलिंगुअल लैंग्वेज में दिख रहा है, मेरा जो नोट्स है वो हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है। तो इसका मतलब जिनको इंग्लिश आती है वो ये नोट समझ लेंगे, है ना? और जिनको हिंदी आती है वो ये मेरा नोट समझ लेंगे। लेकिन जिनको सिर्फ और सिर्फ चाइनीज आती है तो क्या वो ये नोट समझ पाएंगे? बताइए। नहीं। नहीं। तो अब यहाँ पे यदि कोई चाइनीज आ जाए और मैं उसको इसी पीपीटी के द्वारा पढ़ाऊं तो क्या वो मेरे अर्थ को समझ पाएगा? नहीं। बताइए। नहीं समझ पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या इसी बात को बोल रहे हैं कि उसके अर्थ को समझने या समझाने में प्रापक और प्रेषक दोनों को ही समस्या उठानी पड़ती है, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है, संचार का मुख्य उद्देश्य एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को या व्यक्तियों के समूह को संवाद या सूचना देना होता है। अब देखिए, जैसे कि आप अपने परम मित्र से बात कर रहे हैं तो यहाँ पर दो व्यक्ति हो जाएंगे, परंतु यदि आप किसी ग्रुप में डिस्कशन कर रहे हैं तो वो आपका समूह संवाद कहलाएगा, है ना। जैसे आप लोग कभी कभी वीडियो कॉल्स पे भी ग्रुप वीडियो कॉल कर लेते हैं, ग्रुप कॉलिंग कर लेते हैं, तो इत्यादि ये समूह संवाद के अंतर्गत ही आता है। क्लियर हो रहा है ना सभी को? जी। हम्म, ठीक है। नेक्स्ट है, किंतु कई बार ऐसा होता है कि इस संवाददाता सूचना कुछ और देना चाहते हैं किंतु संवाद प्राप्तकर्ता और सूचना को ग्रहण कर लेता है। संवाद का उद्देश्य प्राप्त नहीं हो पाता जिसका कारण अनेक हो सकते हैं जिनमें प्रमुख निम्नलिखित हैं, ठीक है। यानी कि कहने का तात्पर्य ये है उसमें जो अवरोध हैं वो कई सारे हो सकते हैं, ऐसा यहाँ पर ये बता रहे हैं। और अवरोध के यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं कि किस किस रूप में आपको अवरोध प्राप्त होते हैं, ठीक है। और ये यहाँ पर क्लियर है ना, संवाद को उद्देश्य प्राप्त नहीं हो पाता। तो जाहिर सी बात है, यदि आप किसी बात को ध्यान से नहीं सुन पा रहे हैं तो आप जिस लक्ष्य की ओर जाना चाहते हैं या जिस उद्देश्य को रख करके वो संवाद किया जा रहा है उस निष्कर्ष तक हम नहीं पहुंच पाते, ठीक है। देखिए, नेक्स्ट अब यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं। सबसे पहला है फिजिकल यानी कि भौतिक, ठीक है। अब मान लीजिए आपको फिजिकली कोई प्रॉब्लम हो जाए, है ना, कि आप किसी चीज को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हो, शारीरिक बाधाएं आ जाएं कुछ आपके अंतर्गत, ठीक है। या यहाँ पे भौतिक में आप वो भी ले सकते हो, जैसे रेन, थंडर, ठीक है। इसके प्रश्न कैसे बनते हैं मैं थोड़ा सा बता दूं। ये इन्वायरमेंटल साउंड से रिलेटेड होता है, ठीक है। ये जो भौतिक है ना, ये इन्वायरमेंटल साउंड से रिलेटेड होता है। और इन्वायरमेंटल साउंड में आपका, जैसे मान लीजिए बहुत तेज बारिश हो रही हो, ठीक है, तो उसमें भी वहां पे कम्युनिकेट ढंग से नहीं हो पाता है, ठीक है। और नेक्स्ट है आपका मनोवैज्ञानिक।
मनोवैज्ञानिक यानी कि आपकी कैसे भी हो सकता है, या तो आपकी शारीरिक भी हो सकती है और मानसिक भी हो सकती है, ठीक है? तो शारीरिक और मानसिक 2 तौर पर ये डिवाइड हो जाता है मनोवैज्ञानिक, ठीक है? तो यहाँ पर क्या होता है, जैसे मान लीजिए किसी का मूड ठीक नहीं होता है, किसी को किसी ने डाँटा होता है या वो अपनी ज़िंदगी से परेशान होता है, तो तब उसके साथ आप कम्युनिकेट करोगे, तो उसके दिमाग में एक भी बात नहीं जाएगी, ठीक है? या फिर वो गुस्से में हो, तो भी आप उसके साथ कम्युनिकेट करोगे, तो भी उसको एक भी बात नहीं समझ में आएगी। नेक्स्ट होता है शारीरिक, जैसे कि एग्ज़ाम्पल मैंने आप लोगों को दिया कि आपके कहीं पर शरीर में कोई भी कष्ट हो, आपके हाथ में या पैर में दुःख हो या सिर दर्द हो रहा हो, तो भी आप कम्युनिकेट नहीं कर पाते, यानी कि जो भी आपको समझाने का प्रयास किया जाता है, वो आप नहीं समझ पाते। नेक्स्ट आपका है बौद्धिक क्षमता। बौद्धिक क्षमता से तात्पर्य यहाँ पर यह है कि आपकी एबिलिटी कितनी है, आप कितना समझ सकते हो। अब जैसे यहाँ पर कोई छोटा कोई एज में ज़्यादा है, कोई एज में कम है, तो जो अभी-अभी मास्टर्स करके आए हैं, तो उनके लिए ये सारी चीज़ें नई हैं। पर जो बहुत टाइम से एनटीए नेट की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए ये सारी चीज़ें आम हैं, ठीक है? तो आपकी बौद्धिक क्षमता पर भी आपका ग्रहण करना निर्धारित करता है। नेक्स्ट है आपका अर्थ संबंधी। अर्थ संबंधी यानी कि सेमेंटिक, कहने का तात्पर्य यहाँ पर ये है कि जैसे आप किसी भी चीज़ का डिफरेंट मीनिंग नहीं समझ पा रहे हो, है ना? यहाँ पर लिखा कुछ और है और आपको उसका अर्थ ही नहीं पता। जैसे यहाँ पे देखो ये ऊपर शब्द ले सकते हो, ये विकृत। बहुत सारे लोगों को विकृत शब्द का अर्थ नहीं पता होगा, कुछ लोगों को प्रॉब्लम हो रही होगी, है ना? तो ऐसी भी अर्थ संबंधी जो समस्याएँ आती हैं, ये भी प्रभावी संचार की बाधाओं के अंतर्गत आती हैं। तो बताइए 4 पॉइंट कौन-कौन से हैं प्रभावी संचार की बाधाओं के अंतर्गत? जल्दी से बताइए। भौतिक मनोवैज्ञानिक और बौद्धिक मनोवैज्ञानिक बहुत संबंध। हाँ, तो बौद्धिक, मनोवैज्ञानिक सॉरी, हाँ, भौतिक और अर्थ संबंधी, ठीक है? तो ये 4 पॉइंट्स आपके जो हैं वो नॉइज़ के अंतर्गत बाँटे गए हैं, ठीक है? नेक्स्ट आपका यहाँ पे भौतिक बाधाएँ बताई गई हैं। इसको हम थोड़ा-सा डिटेल में कल पढ़ेंगे। अब मुझे ये बताइए, यहाँ तक किसी को भी कोई भी समस्या आई है? नहीं। इफेक्टिव कम्युनिकेशन में और बैरियर्स में, यदि कोई भी किसी को प्रॉब्लम हुई है, तो पूछ सकता है। नहीं मैम। और हाँ, एक बात आपको बतानी थी, कल मैं